लेबनीज थ्योरम हो या पास्कल ट्रायंगल, इन सब का रूट कहीं ना कहीं हमें इंडिया से मिलता है, लेकिन ये यूरोपियंस इस पर अपना नाम चिपकाकर सारी दुनिया को बेच रहे हैं। लेकिन ये कितना भी कॉपी कर ले, हमारी हिस्ट्री को थोड़ी मिटा सकते हैं। जैसे हमारी हिस्ट्री ये पॉइंट आउट करती है कि जीरो यानी शून्य का इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो सकता था। किसी और देश में इतना इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ था ही नहीं कि वो जीरो को इन्वेंट कर सकें। अगर आपको ये बात बहुत क्रिंज लग रही है अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अगले 10 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिए। आई विल गिव यू 4 सॉलिड प्रूफ्स, और एक एक प्रूफ इतने मेटिकुलसली क्राफ्टेड है कि आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डेल्व इनटू इट। दिस इज जीरो, और एज वी से शून्य। वी ऑल नो इट एज अ नंबर लाइक -2, -1, 0, 1, 2 एक्सेट्रा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नंबर है? वैदिक ऋषि मुनियों की माने तो बिल्कुल नहीं। ये नंबर से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे यूरोपियंस या किसी और रीजन के इंटेलेक्चुअल्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। शून्य शब्द का रूट वर्ड है स्वी, जिसका मतलब है फूलना। मतलब कोई वस्तु जो फूले और इसके अंदर कुछ खाली हो, जैसे बैलून। अब आप बोलेंगे कि बैलून के अंदर तो हवा है। हाँ, ग्रीक फिलोसफर्स जैसे अरिस्टोटल या प्लाटो भी यही बोलेंगे। ऐसा कैसे कि बैलून के अंदर कुछ हो ही ना। और यहीं पर हमारे ऋषि मुनि इनसे अलग थे। कैसे, आइए जानते हैं। इंडियन फिलोसफर्स का अप्रोच अलग था। वो बोलेंगे कि हवा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बीच में कुछ भी ना हो। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस था अनसर्टेनिटी का कि शायद कुछ भी ना हो, ये आई कहां से? इसके लिए हमें वेद के पन्नों को पलटना होगा। और जब आप पलटेंगे तो पाएंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक श्लोक है जिसे नासदीय सूक्त कहते हैं। नासादि सिन्नु सदा सित दानिम। ये वर्ष लगभग 1000 से 500 BC के आसपास रची गई होगी, मतलब आज से 2500-3000 साल पहले। अब इसका लिटरल मीनिंग सुनिए। एट दैट टाइम देयर वाज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस। यहाँ दैट टाइम का मतलब है जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी। मतलब जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ना ही एग्जिस्टेंस था और ना ही नॉन एग्जिस्टेंस। ये लाइंस एक बहुत प्रोफाउंड मैसेज दे रही थी कि सृष्टि के पहले शायद कुछ रहा हो या ना भी रहा हो, किसी को नहीं पता। एंड दिस इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट। दे इवन से दैट इवन द क्रिएटर डजंट नो दैट व्हाट वाज देयर बिफोर द क्रिएशन। तो ये सिर्फ सोच नहीं, एक ब्रेव एक्सेप्टेंस है नथिंगनेस का, वॉइड का, एम्प्टीनेस का। मीन्स ये नथिंगनेस, ये वॉइडनेस और ये सोच एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर रही थी आगे आने वाले शून्य के लिए। तो चलिए, आप ये जान गए हैं कि हमारे ट्रेडिशन में नथिंगनेस या वॉइड को एक्सेप्टेंस मिली थी। मीन्स एक अनसर्टेनिटी को एक्सेप्टेंस मिलता था। चलिए अब हम देखते हैं कि और रिलीजियस ट्रेडिशन इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, बाइबल में लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। कुरान में है कि अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। और ग्रीक में केओस रीजन है यूनिवर्स के इमर्जेंस का। इन सब में एक पैटर्न आप देख रहे होंगे। इन एवरी मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन वी हैव आइदर अ गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स और देयर वाज समथिंग बिफोर दिस यूनिवर्स। इट वाज नॉट एम्प्टीनेस एंड वॉइड। लेकिन वहीं हमने वैदिक थॉट में भी देखा कि क्रिएशन के पहले क्या था, ये बहुत अनसर्टेन है। और ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, ये आपको एक सर्टेनिटी दे रहे हैं कि शायद भगवान रहे होंगे या कुछ और रहा होगा, लेकिन कुछ तो रहा होगा। अब याद कीजिए शून्य के रूट वर्ड स्वी को, जिसका मतलब था फूलना। जहां वैदिक फिलोसफर्स बोलेंगे कि बैलून के अंदर एक वॉइड है, नथिंगनेस है, लेकिन ये वॉइड नथिंगनेस ऐसा नहीं कि यूजलेस है। इसी वॉइड ने बैलून को शेप दिया। और इसी बात को अरिस्टोटल जैसे विद्वान एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे। ही यूज्ड टू से दैट नेचर हेट्स अ वैक्यूम। और पार्मेनिडिस बोलता था व्हाट इज, व्हाट इज नॉट कैन नॉट बी। ये ग्रीक फिलोसफर्स ये मानने को तैयार न थे कि कोई ऐसा स्टेट हो सकता है जो एग्जिस्ट भी करता हो और ना भी करता हो। और शून्य तो यही है जो एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी करता है। तो इन ग्रीक्स का इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ इतना था ही नहीं कि ये शून्य को कंसेप्चुअलाइज कर सकें। So this was proof number 1, that since ancient time Indian philosophy accepted the nothingness, the uncertainty, the void. Now let's move to proof number 2, that is पिंगलास छंद शास्त्र। देखिए, जो संस्कृत के श्लोक होते हैं ना, वो एक प्रॉपर मीटर में लिखे होते हैं जिसे हम छंद कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अब देखिए गायत्री मंत्र को, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें आप देखेंगे कि 3 पद यानी लाइन्स हैं और हर एक पद में 8 सिलेबल्स हैं। और ये जो 8 सिलेबल्स हैं, इनमें से कुछ को बोलने में हमें कम समय लगता है और कुछ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे स, वी हम झट से बोल लेते हैं।
इसलिए इसे लघु कहते हैं। और जैसे तुर तत् को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको हम गुरु कहते हैं। तो हमने देखा कि संस्कृत के पद में एक मीटर होता है और सिलेबल्स को हम लघु और गुरु में डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं सब से हमें संस्कृत श्लोक में एक राइमिंग मिलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक पद में 8 सिलेबल्स हों, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, या सिर्फ किसी में 1 हो। और इसी हिसाब से अलग अलग गुरु और लघु भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पद में 2 सिलेबल्स हैं, तो इसमें टोटल कितने गुरु और लघु के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। पिंगाला भी यही सोच रहे थे। तो अगर 2 सिलेबल्स हैं तो हम 4 तरीके से गुरु और लघु को अरेंज कर सकते हैं। ऐसे अगर 3 सिलेबल है तो 8 तरीके से, और अगर हम सिलेबल्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा गुरु लघु का कॉम्बिनेशन भी बढ़ता जाएगा। पिंगाला ने इस सीरीज के लिए एक जनरल रूल निकाला और इसे छंद शास्त्र में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और इन्हीं रूल्स के बेसिस पर स्कॉलर्स ने एक नंबर्स का ट्रायंगल बनाया जिसे हम मेरु प्रस्तार कहते हैं। इस ट्रायंगल से आप गुरु और लघु के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को निकाल सकते हैं। जैसे अगर गायत्री मंत्र के पद में 8 सिलेबल्स थे तो टोटल 256 कॉम्बिनेशंस आएंगे गुरु और लघु के। ऐसे ही अगर 3 सिलेबल्स हैं तो 8 एंड सो ऑन। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, द ट्रायंगल वर्क्स बिकॉज एवरी नंबर इज द सम ऑफ द अबव 2। बट व्हाट अबाउट द एजेस वेयर देयर इज नथिंग? जब वहां कुछ नहीं है तो ऐड किससे करेंगे? Now here lies the real genius of Pingala. He treated these blank spaces as something and not nothing. मतलब यहाँ कुछ है भी और कुछ नहीं भी। एब्सर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन जीरो का कंसेप्ट ही एब्सर्ड है, करेंगे क्या? लेकिन पिंगला के एनालिसिस से क्लियर था कि even nothing has a place. This is perhaps the earliest evidence of that which indirectly uses the concept of zero. तो आपके समझ में आ गया होगा कि पिंगला ने एम्प्टी प्लेसेस को भी एक नोशनल वैल्यू एस्क्राइब किया था, और इसी की मदद से उन्होंने लघु और गुरु के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को निकालने के लिए एक रूल भी प्रोवाइड किया। लेकिन अब आप इसको देखिए, दोनों सेम ही है ना, लेकिन दुनिया के लिए सेम नहीं। इसे हम लोग कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ने इसे 1650s के आसपास बनाया होगा और पिंगला ने 2nd सेंचुरी BCE में बना दिया। ये रही एक चोरी। अब आइए देखते हैं दूसरे चोरी को। ये जो गुरु और लघु का कंसेप्ट है, ये असल में बाइनरी कंसेप्ट ही तो है, जैसे 0 और 1 का। यानी बाइनरी सिस्टम हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से ही एग्जिस्ट करता था, लेकिन दुनिया आज लेबनीज को मानती है फादर ऑफ बाइनरी सिस्टम। और मुझे उम्मीद है आप तो नहीं बोलेंगे लेबनीज को फादर ऑफ बाइनरी सिस्टम। तो चलिए, हमने सेकंड एविडेंस को भी देख लिया कि पिंगला ने कैसे एक एम्प्टी प्लेस को भी एक वैल्यू एस्क्राइब किया और कहीं ना कहीं एक प्रोटो जीरो का कंसेप्ट उससे इमर्ज हुआ। तो आइए आते हैं अब हम थर्ड एविडेंस पे। ये जो थर्ड एविडेंस हमारा है वो बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल है। इसी फिलॉसफी के तलाश में चाइना से ह्वेनसांग इंडिया की तरफ आ गए थे। ये फिलॉसफी है नागार्जुन की, जो कि 2nd या 3rd सेंचुरी CE में रहा करते थे। आइए इनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बुद्धिज्म के मध्यमिका स्कूल को एस्टैब्लिश किया और मध्यमिका करिका नाम की एक किताब भी लिखी। इनका मानना था कि ये जो संसार है वो सब स्वभाव रहित है, मतलब कोई भी वस्तु इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब एक प्रतित्व सम उत्पाद के जाल में एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए इस किताब को देखिए, ये पेजेस हैं, इसमें इंक लगा होगा, इसमें ग्लू भी लगा होगा, इसमें राइटर ने लिखा भी था। लेकिन इसमें से अगर ये पेज हटा दिया जाए तो क्या ये किताब एग्जिस्ट करेगी? नहीं ना। ऐसे ही पेजेस से वो वुडन पल्प हटा दिया जाए तो पेपर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और ऐसे आप पीछे जाते जाएंगे तो आपको लगेगा कि रियलिटी में किताब नाम की कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तभी एग्जिस्ट करती है जब हम इसे दूसरे मटेरियल के कंटेक्स्ट में देखते हैं। इसलिए जो हम रोज के बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना कि ये कार है, ये मोबाइल है, ये टेबल है, वैसे तो आम बोलचाल में ये सही है, लेकिन अगर डीपली सोचा जाए तो ये सब स्वभाव रहित है, यानी विदाउट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी सारी दुनिया स्वभाव शून्य है। इस फिलॉसफी से हमें साफ नजर आता है कि शून्य की कल्पना हमारे ट्रेडिशन में बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड थी। हम नथिंगनेस, वॉइड, अनसर्टेनिटी से डरते नहीं थे। ऐसी फिलॉसफी कहीं और इमर्ज ही नहीं हो रही थी, वरना क्यों ह्वेनसांग अपनी जान को खेल पे करके चाइना से इंडिया आता। तो टोटल हमने 3 प्रूफ या एविडेंसेस देखे अब तक, लेकिन ये जो 3 एविडेंस थे ये अब तक एक फिलोसॉफिकल लेवल पे शून्य को डिफाइन कर रहे थे। अब ये जो चौथा एविडेंस हम लोग देखने जा रहे हैं ये पहली बार शून्य को एज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट जैसा डिफाइन करेगा। ये था बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट। 1881 में पेशावर के बक्साली गांव से हमें लगभग 70 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे।
कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि ये लगभग 3rd या 4th सेंचुरी सीई की लिखी गई होगी। अंग्रेज इसको भी नहीं छोड़े, ये आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी गई है। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट कोई फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बुक थी जिसे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स यूज करते होंगे। इसमें हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वी हैव आल्सो गॉट एक्सटेंसिव वर्क ऑन फ्रैक्शंस, सॉल्यूशन टू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, square root of 2, rule of 3, and many calculations related to profit and loss. Now comes the real twist. In these calculations, we have also got the world's oldest recorded use of zero symbol. लेकिन उस समय पर यह सिर्फ एक डॉट था। जैसे मान लीजिए 101 लिखना है, तो स्क्राइब ने 1 लिखा, फिर एक डॉट बनाया और फिर 1 लिख दिया। और इतना ही नहीं, इस डॉट को बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में शून्य भी कहा गया है। अब आप खुद सोचिए कि अगर नासिदीय सूक्त जैसे श्लोक, पिंगला के छंद शास्त्र और नागार्जुना की शून्यता ना होती, तो क्या ये बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे डॉट को लिख पाता? बिल्कुल नहीं। तो ये थे टोटल 4 एविडेंसेस जो ये प्रूफ करता है कि जीरो एज अ कंसेप्ट एज वेल एज अ नंबर ये इंडिया में ही इवॉल्व हो सकता था। क्योंकि इंडिया में जब ये फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस चल रहे थे, उस समय किसी और कल्चर में या किसी और ट्रेडिशन में ये सोच इमर्ज ही नहीं हो रही थी। इवन वो लोग तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जीरो एज अ नंबर या जीरो एज अ फिलॉसफी कुछ हो सकती है। ग्रीक लोग या वेस्टर्न फिलोसफर्स अनसर्टेनिटी, नथिंगनेस और वॉइड से बहुत ही दूर रहते थे। इवन हम देखेंगे कि आगे चल के जब जीरो यूरोप में ट्रैवल किया तो वहां उसे बैन भी कर दिया गया। इतना डर था अनसर्टेनिटी से या वॉइड से। लेकिन हमारी शून्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना बचा है, ब्रह्मगुप्त के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना बचा है, भास्कराचार्य के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना बचा है। अभी ये डिस्कस करना बचा है कि कैसे ब्रह्मगुप्त ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसे भास्कराचार्य ने जाके सुधारा। तो अगली वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये जीरो से लेकर के इन्फिनिटी का सफर कैसे तय करते हैं। अगर आपको कॉलोनियल बायस के बारे में और जानना हो तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।